गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी करंट लूप पर टॉर्क फाइंड करना सीखा था। आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग किसी करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक क्वेश्चन से जो कि टॉर्क ऑन ए करंट लूप है। लेकिन मैं पहले फार्मूला फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। तो फार्मूला क्या था टॉर्क का? म्यू क्रॉस बी। अगर म्यू वेक्टर में दे दे, बी वेक्टर में दे दे, तो दोनों का क्रॉस करके टॉर्क फाइंड कर लेंगे। और मैग्नीट्यूड पूछे तो मॉडुलस करके टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। म्यू कैसे फाइंड करेंगे? करेंट इनटू एरिया। एरिया का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को देख करके, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो एरिया का डायरेक्शन लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, स्क्रू घुमाओ क्लॉकवाइज, स्क्रू अंदर जाएगा, एरिया अंदर। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो वह स्क्रू बाहर जाता, एरिया का डायरेक्शन बाहर। तो इससे हम लोग एरिया का डायरेक्शन देख लेंगे, एरिया वेक्टर फाइंड कर लेंगे, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू निकल जाएगा। अगर लूप में n टर्न्स है तो म्यू ऐसे लिखा करेंगे। तो हम लोग टॉर्क फाइंड कर सकते हैं इस तरह से फॉर्मूला से। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन एससी वर्मा के वर्कआउट में दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस की तरह, ये एक्स से वाई की तरफ कर्ल करेंगे पाम को, तो थंब का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन। एक लूप ले रहा हूं मैं। लूप कैसे ले रहा हूं? यही एक्स वाई प्लेन है, लूप में ऐसे ले रहा हूं। यही मैं लूप ले रहा हूं। मतलब अगर मैं लूप ये लेता, रेक्टेंगुलर लूप ये लेता, तो बोलता कि एक्स जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में है। लेकिन मैंने लूप को ये एक्स जेड प्लेन में ना लेकर के, लूप को मैंने कुछ एक्स से, देख लो कुछ एंगल पर लूप है, ये लूप मैंने लिया है। मतलब लूप मेरा ये है, इसमें मैं n टर्न्स लूंगा लूप में, रेक्टेंगुलर लूप। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? क्योंकि ऐसे तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है। ये लाइन, ये मेरा लूप है। इस लूप में n टर्न्स है, n टर्न्स है। साइड लेंथ मैं बोल देता हूं, इसका साइड लेंथ a, इसका साइड लेंथ b। और ये जो लूप है, इसका ये वाला साइड जो एक्स वाई प्लेन में है, ये जो दिख रहा है ये ऐसे है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से ये वाला जो साइड दिख रहा है तुम्हें, यही है। एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर है, मान लेते वो एंगल थीटा है, तो मैं इसको यहां दिखा रहा हूं थीटा। और मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूं वाई एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये मान लेता हूं। तुमसे पूछेगा इस लूप पर टॉर्क बताओ,
टॉर्क ऑन द लूप, फाइंड टॉर्क ऑन द लूप, लूप पर टॉर्क। अब मैंने इस क्वेश्चन को समझने का एक पहले भी टॉर्क फाइंड करना, अपने को टॉर्क फाइंड करना, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना, म्यू क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू बी साइन थीटा, म्यू का वैल्यू कितना, एन टर्न से तो एन आई ए। अच्छा, इसमें करंट कितना है, करंट भी दिखाना पड़ेगा कि एक टर्न में करंट आई है, करंट ये फ्लो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए म्यू बी साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखोगे, इसको देखने का मैंने एक आइडिया पहले सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब मैंने बताया था कि फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ऐसा मैंने एक क्वेश्चन बताया था। तो मैं सबसे इजी तरीका बताता हूं कैसे देखेंगे। एक्स एक्सिस तो यही है, ये लूप ऐसे है, अगर ये लूप ऐसे होता, ये लूप ये नहीं होता, ये लूप ऐसे होता, तो देखो तो एरिया का डायरेक्शन, ये करंट क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, ये करंट ये हो रहा है, तो इधर से देखने पर मुझे करंट कैसा दिखेगा, ये करंट। अगर लूप ऐसे होता तो एरिया का डायरेक्शन इधर, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ। अब मैं एरिया वेक्टर को जितना एंगल से घुमाऊंगा, नॉर्मल भी उतना ही एंगल से घूमेगा, यानी कि नॉर्मल किधर जा रहा है, ध्यान देना, ये बाहर x से अंदर -x होगा। तो अगर ऐसे रहता है एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन y की तरफ। अब क्या होगा, y से मैंने एरिया को थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया, क्योंकि थीटा एंगल पर है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर रोटेट करवाऊंगा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग एरिया वेक्टर था, वो वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर हो जाएगा। तो मैं अगर ये कहूं कि ये वाई एक्सिस है, ये -x है, तो एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो एक एरिया का कंपोनेंट ये, यानी पॉजिटिव वाई की तरफ, और एक निगेटिव एक्स की तरफ। तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वाई की तरफ अगर एरिया ए है, तो ये ए कॉस थीटा वाई जे कैप, और ए साइन थीटा माइनस आई कैप। तो एरिया को हम लोग ऐसे देख लेंगे, पहले बोल देंगे कि एरिया ऐसे तो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, लेकिन मान लेंगे कि अगर ऐसा रहता तो वाई डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन, लेकिन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एरिया है, तो नॉर्मल भी, एरिया का नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो अब एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई और एक निगेटिव एक्स, वाई से थीटा एंगल पर गया, तो वाई की तरफ वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और निगेटिव एक्स वाला ए साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं, वेक्टर से भी कर सकते थे, वेक्टर से म्यू लिख सकते थे, लेकिन अपने को पता चल चुका है कि एरिया वेक्टर वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड तो वाई एक्सिस के अलोंग ही है। तो मैं बता सकता हूं यहां से, अच्छा इसको मैं अल्फा बोल देता हूं क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर थीटा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन में मान लेता हूं कि ये अल्फा था, मेरा जनरल फार्मूला यही है। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, यही अल्फा हो जाएगा, क्योंकि याद करो जब एरिया ऐसे होता, एरिया ये होता, तो एरिया का डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0।
जब एरिया को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वाई एक्सिस की तरफ ही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर थीटा एंगल पर चला जाएगा वाई एक्सिस से, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, और थीटा कितना यहां पर है, अल्फा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं NIAB साइन अल्फा, यही टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना होता मुझे तो मैं कैसे लिखता? अच्छा, एरिया का वैल्यू कितना लिखोगे तुम? A इंटू बी, NIAB बी साइन अल्फा। अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? A कॉस अल्फा जे कैप, और दूसरा निगेटिव एक्स की तरफ जाता अंदर, A साइन अल्फा माइनस आई कैप, और A का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है AB, तो दोनों से A कॉमन कर लूंगा तो AB कॉस अल्फा जे कैप माइनस साइन अल्फा माइनस, यहाँ माइनस में पहले ही कॉमन कर लिया, साइन अल्फा आई कैप। इस तरह से मैं एरिया वेक्टर भी लिख सकता था। और मान लो ये कब काम करता? जब यहां पर तो तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दे देता, B इक्वल टू बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट जेड कैप, बी नॉट के कैप, ऐसे दे देता, तब फिर यहां से हम नहीं कर पाते, यहां से नहीं कर पाते, तो अपने को क्या करना पड़ता है? ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में पता है, एरिया को मैं वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करता। देख लो, एरिया को मैंने वेक्टर के फॉर्म में फाइंड कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल गया। अब क्या करता है, मैं यहां से आई, इसको A लिख सकता था मैं, A क्रॉस B, और देखो तो I का वैल्यू लिख देता, यहां N भी होता क्योंकि N टर्न्स था यहां। एरिया कितना? एरिया इसको मैं इसके साथ क्रॉस कर देता, और इसको इसके साथ क्रॉस करना तुम्हें आता है, तो दोनों मेथड ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन म्यू बी साइन थीटा से ही हो जाए। जब वेक्टर में दे दे मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हें एरिया को वेक्टर में ही लिखना पड़ेगा, और फिर दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, इस फार्मूला से चलना पड़ेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब इजी फॉर्म में दिया रहे, देखो तो वाई एक्सिस की तरफ था, तो मैं इसी फार्मूला को यूज करके फाइंड करता। बात क्लियर हो गया? तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड 3D में दे तो तुम एरिया वेक्टर फाइंड करना और फिर यहां से चलना। अब मैं आगे कर रहा हूं। यहां पर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए यही यूज कर रहे हैं, n टर्न्स के लिए ये वेक्टर के साथ ये। तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत सारे क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो जब अपने को करंट पता रहेगा, एरिया पता रहेगा, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी होते हैं जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना पड़ता है। तो कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट? तो सबसे आसान तो ये है कि करंट दे दिया मैं I, रेडियस दे दिया मैं R लूप का। मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? I इंटू ए, और A का वैल्यू कितना? पाई आर स्क्वायर। म्यू फाइंड कर लिया बहुत इजीली, लेकिन सभी जगह इजीली नहीं फाइंड होगा।
तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे इजी क्वेश्चन मैं पहले रखता हूं। सपोज ये कोई रिंग है, इसका रेडियस r और इस पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। टोटल चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। और इस सिस्टम का मास, ये जो रिंग है, चार्ज क्यू रखा हुआ और रिंग का मास m है। ये मास ऑफ द रिंग है। जिस पर चार्ज रखा हुआ है। इस रिंग को इसके एक्सिस, रिंग का एक्सिस यही है, एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड दे दिया गया। ओमेगा एंगुलर स्पीड दे दिया गया। अब तुमसे पूछेगा इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। यहां पर तो चार्ज दिया हुआ है, तो करंट तो हो सकता है। चार्ज देखो तो रिंग मूव कर रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है। रिंग रोटेट कर रहा है तो रिंग पर चार्ज है, तो रिंग रोटेट कर रहा है तो चार्ज भी रोटेट कर रहा है। चार्ज रोटेट कर रहा है तो इस रोटेटिंग चार्ज से हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे। करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो तो यहां से एक चक्कर लगाने में, इस रिंग को एक चक्कर लगाने का टाइम कितना? t। और t इक्वल टू क्या? 2 पाई बाई ओमेगा। एक चक्कर जब रिंग लगाएगा तो इस क्रॉस सेक्शन से, कोई भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा? एक चक्कर लगाएगा तो पूरा का पूरा चार्ज पास कर जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से। यानी कह सकते हैं कि इतना टाइम में, एक चक्कर लगाने में टोटल चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि t टाइम में, एक टाइम पीरियड में q चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास करेगा क्रॉस सेक्शन से? q बाई टी। और यूनिट टाइम में जो चार्ज पास करता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो यूनिट टाइम में चार्ज पास करेगा q अपॉन टी, यानी ये करंट बनेगा। तो यहां से करंट क्या होगा अपना? q अपॉन टी। q तो q ही है, t का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। देख लो मैंने करंट फाइंड कर लिया। करंट फाइंड कर लिया। अब तो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। करंट कितना? q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब मैं म्यू को कैसे लिख सकता हूं? q ओमेगा अपॉन 2 आर स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा अरेंज करूंगा। अरेंज कैसे करूंगा? मैं डिनोमिनेटर में मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं रिंग के, तो नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसे लिख सकता हूं, यही चीज है ये। मास से मास कैंसिल कर दो, यही बन जाएगा। अब ध्यान दो, ये क्या है? एम आर स्क्वायर रिंग के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर रिंग का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा। आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन में पढ़ा होगा। सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको हम एक्सिस बोलेंगे। तो एक्सिस के अबाउट रिंग का एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है एम आर स्क्वायर ओमेगा। एक बार लिख देता हूं मैं, आई ओमेगा।
एल। ये जो मैंने रिजल्ट फाइंड किया ये जनरल रिजल्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्यू अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। अब ये रिंग रहे, ये तो रिंग के लिए मैंने फाइंड किया। अगर ये डिस्क भी होता, डिस्क होता तो पूरे पर चार्ज होता। डिस्क होता तो ये पूरा जो m मास लिखा मैंने डिस्क का मास, और ये पूरे रिंग पूरे डिस्क पर चार्ज रखा हुआ है Q। अगर मैं इस डिस्क का भी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करता तो यही आता, म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। लेकिन डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या, I इंटू ओमेगा, और I यानी कि mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ऐसा आता। ये चीजें जो मैं फाइंड किया था यहाँ पर क्या आ जाता, एक 2 और आ जाता, और फिर मैं इसको क्या लिख देता, L Q अपॉन 2m रह जाता। तो ये जनरल, ये डिस्क रिंग के लिए बताया। डिस्क के लिए ये सॉलिड स्फीयर हो, यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता और अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करता, तो एक्सिस बोलो या इसको डायमीटर बोलो, डायमीटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करता, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में यही रिलेशन होता, म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। अगर ये सॉलिड स्फीयर ना हो करके यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर होता, सिर्फ सरफेस पर चार्ज होता, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर होता और ओमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा होता, तो भी रिजल्ट यही रहता। ये जनरल रिजल्ट है रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए यही फार्मूला है, म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो इसको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्यू अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर जो चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम रिंग के अकॉर्डिंग, डिस्क के अकॉर्डिंग, हॉलो स्फीयर के अकॉर्डिंग, सॉलिड स्फीयर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा वैल्यू, लेकिन एल ही रहेगा, यहाँ ये वैल्यू चेंज करेगा। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि म्यू अपॉन एल का वैल्यू कितना होगा, चाहे वो रिंग दे दे, डिस्क दे दे, सॉलिड स्फीयर दे दे, हॉलो स्फीयर दे दे, क्यू अपॉन 2m, जहां क्यू चार्ज है, किस पर चार्ज है, रिंग है तो रिंग पर चार्ज, डिस्क है तो डिस्क पर चार्ज, हॉलो है तो हॉलो स्फीयर है तो उसके सरफेस पर चार्ज, सॉलिड स्फीयर है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज, और मास उस बॉडी का, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जिसका भी है उसका मास। तो तुम बोल सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर, चार्ज अपॉन 2m, जहां चार्ज उस बॉडी पर का चार्ज, q उस बॉडी पर का चार्ज, और m उस बॉडी का मास। तो ये बातें तुम्हारे जुबान पर रहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में तुमसे यही पूछ दे कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ। किसी डिस्क पर चार्ज q दिया हुआ है और उसका मास m है, रेडियस r है, तो रेडियस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, देख लो, रेशियो की बात कर रहा हूं, तो ऐसे म्यू तो डिपेंड करेगा रेडियस पर, देख लो, l को लिखूंगा तो म्यू रेडियस पर डिपेंड करेगा, लेकिन म्यू अपॉन l रेडियस से इंडिपेंडेंट है। तो किसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम्हें ये सिचुएशन आना चाहिए कि क्या है। हो सकता है कि तुमसे बोल दे कि म्यू अपॉन रेडियस को मैं डबल कर दिया तो म्यू अपॉन एल का रेशियो क्या होगा, तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा,
तो हम बोलेंगे कि क्या म्यू अपॉन एल रेडियस से इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन तुमसे कैसे भी पूछ सकता है वो। तो ये बात ध्यान रहे कि म्यू अपॉन एल का वैल्यू क्यू अपॉन 2m या म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2m इंटू एल। अब एल का वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, डिस्क, रिंग। अभी मैंने बताया कि डिस्क में भी ऐसा ही आएगा। मैं डिस्क का प्रूफ करके बता देता हूं। अगर तुम चाहो तो सॉलिड या हॉलो के लिए खुद फाइंड करके देख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन रिंग का, डिस्क का, सॉलिड का, हॉलो स्फीयर का, ये एससी वर्मा के मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन, जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन है। और तुम्हारे 53 से लेकर अप टू लास्ट तक टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, 53 से लेकर लास्ट तक। तो तुम देख लेना टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस 53 से अप टू लास्ट तक। अब मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं कि यही आएगा मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो q अपॉन 2m। डिस्क के लिए भी आएगा। मैं डिस्क का प्रूफ करके दिखाता हूं। ये रेडियस मैं r बोल देता हूं। ये पूरा डिस्क है, तो इसका मास मैं मान लेता हूं m। पूरे पे चार्ज है, और ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, चार्ज क्यू है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं? अगर किसी लूप में करंट हो तो वो करंट इनटू एरिया। तो यहां तो देखो तो बहुत सारे लूप बनेंगे, ये लूप बनेगा, ये लूप बनेगा, ये लूप बनेगा, बहुत सारे लूप बनने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक जनरल लूप लेता हूं मैं। कैसा? मैं बोलता हूं एक्स रेडियस का एक मैं लूप ले रहा हूं, एक्स रेडियस का मैं एक लूप ले रहा हूं। और उस लूप का थिकनेस dx, लूप का थिकनेस dx। तो इस पर कितना चार्ज, इस रिंग पर, यूनिटरी मेथड, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यूनिट एरिया पर इतना चार्ज, देख लो तो पाई आर स्क्वायर एरिया में चार्ज क्यू। तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? इतना। अब इस एरिया में कितना चार्ज? तो ये एरिया में कैसे देखूंगा रिंग का? ये वाला एरिया सरकमफेरेंस में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर मान लो इसको काट दूं रिंग को और फैला दूं तो कैसा दिखेगा अपने को? 2 पाई x इंटू dx। इस एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया बन जाएगा। इस एरिया में कितना चार्ज? 2 पाई x dx। इस पर, और इस पर के चार्ज को मैं dq बोल रहा हूं, रिंग पर के चार्ज को। तो रिंग पर चार्ज
जो एलिमेंट्री रिंग मैंने लिया है उस पर चार्ज मैं डी क्यू बोलता हूँ, तो ये चार्ज होगा पाई से पाई कैंसिल, 2q अपॉन आर स्क्वायर एच डी एक्स। अब इसी डी क्यू को मैं t से डिवाइड कर दूंगा तो इसमें करंट मिल जाएगा अपने को, क्योंकि अभी फाइंड किया था q बाई टी करंट। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई टी, और ये I नहीं होगा डी आई होगा, क्योंकि इसमें मैं करंट देख रहा हूं, पूरे में करंट तो पूरे में है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, तो मैं इसमें सिर्फ करंट देख रहा हूं, तो इसके करंट में को मैं बोलूंगा डी आई। तो डी आई का वैल्यू कितना, डी क्यू अपॉन टी, 2q अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये होगा I, 2q ओमेगा एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया डी आई। डी आई अपने को पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट करेंट इनटू एरिया, और इसका मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूं तो डी म्यू लिखूंगा, क्योंकि मैं छोटे से सेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट लिखने जा रहा हूं। तो डी म्यू कितना हो जाएगा, डी आई इंटू पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस एक्स है, क्यू ओमेगा पाई आर स्क्वायर, पाई क्यू ओमेगा पाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इससे मल्टीप्लाई होगा पाई एक्स स्क्वायर से, तो पाई एक्स क्यू डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिस्क का निकल जाएगा। तो डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिस्क इज, इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना, इसमें क्या क्या कांस्टेंट, क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, एक्स का लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर, सेंटर से लेके सरफेस तक, इसका इंटीग्रेशन R4 बाई 4 बन जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट से R बन जाएगा, लोअर लिमिट से 0, कुछ नहीं, क्यू ओमेगा एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू बाई 2 लाता हूं और एक m लिखता हूं, तो ऊपर भी m लिखना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, देख लो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 q ओमेगा आर स्क्वायर, वही चीज है। और ये देखो तो q अपॉन 2m, और एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा, म्यू इक्वल टू q बाई 2m और I इंटू ओमेगा L, देख लो जैसे रिंग का आया था वैसे डिस्क का आया, वैसे ही सॉलिड स्फीयर का आएगा, वैसे ही हॉलो स्फीयर का आएगा। लेकिन सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर में डायमीटर के अबाउट रोटेट करवाएंगे ऐसे, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये रिजल्ट, और भूलना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में ही इससे पूछ दे क्वेश्चन।
तो फिर से मैं बोल रहा हूँ म्यू अपॉन एल कांस्टेंट होता है और किसके बराबर, क्यू अपॉन 2m के बराबर। चाहे वो रिंग के लिए लिखो, डिस्क के लिए लिखो, सॉलिड स्फीयर के लिए लिखो, हॉलो स्फीयर के लिए लिखो। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड करना सीख लिया, किसी करंट लूप पर टॉर्क कैसे फाइंड करना उसके भी क्वेश्चन कर लिए। अब मैंने एक्सप्लेन कर बता दिया कि 53 से लेके अप टू लास्ट तक एसी वर्मा का सारा क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क से रिलेटेड है, तो तुम क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेना। आगे बात करेंगे। अभी तक मैंने क्या क्या सिखाया, एक बार मैं समरी करता हूं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, किसी चार्ज पर फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। फिर मैंने इससे क्वेश्चन भी किए। फिर इसी के बाद मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होता है, जिससे मैंने रेडियस mv अपॉन क्यूबी लिखा, इसको √2mk अपॉन क्यूबी, इस तरह से मैंने रेडियस फाइंड किया। फिर मैंने बोला कि अगर v परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड के तो मोशन हेलिकल होता है, और हेलिकल में मैंने पिच फाइंड करके दिखाया। अच्छा, रेडियस फाइंड किया था, टाइम पीरियड भी फाइंड किया था, 2πm अपॉन क्यूबी, एक कंप्लीट सर्कल में मूव करने का। और यहाँ बताया था कि टाइम पीरियड स्पीड से इंडिपेंडेंट है। फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि v परपेंडिकुलर नहीं हो b के तो मोशन हेलिकल होगा, और हेलिकल के लिए मैंने पिच भी बताया था। इसके बाद मैं क्या एक्सप्लेन किया, जैसे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल मूविंग हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूव करता है। तो इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन पर इनडायरेक्टली वायर पर। तो हम बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे वायर को। तो उसका भी फार्मूला सिखाया, I L क्रॉस B, स्ट्रेट वायर हो तो। फिर मैंने इससे भी क्वेश्चन किया। फिर मैंने टॉर्क बताया, किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क का फार्मूला म्यू क्रॉस बी। तो मेनली क्या क्या फार्मूला है, ये है। इसके हेल्प से मैंने ये फाइंड किया। फिर परपेंडिकुलर नहीं था मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी, तो हेलिकल मोशन के लिए मैंने पिच फाइंड किया। फिर किसी करंट कैरिंग वायर पर ये फोर्स फाइंड किया। फिर मैं किसी करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क फाइंड किया, और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसे फाइंड करते ये भी सिखाया। तो इस चैप्टर में देखा जाए तो सारे जो चैप्टर है इन्हीं 4-5 फार्मूला पर बेस्ड है। अब मैं एक इस चैप्टर का फोर्स से रिलेटेड जो मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिज्म में, उसमें एक लास्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को वैसे रीजन में मोशन दो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो,
तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स लगेगा तो चार्ज पर दो फोर्स बनेंगे, दोनों का रिजल्टेंट। उसी रिजल्टेंट फोर्स को बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। इसको मैं लिख रहा हूं, Lorentz force. If a charged particle is projected in a region where both electric field as well as magnetic field is present, then charged particle experiences both electric force as well as magnetic force, and resultant of two forces is called Lorentz force. तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को बोलते हैं QE, और मैग्नेटिक फोर्स कैसे लिखते हैं? QV क्रॉस B। इस टॉपिक से सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन जो आता है क्वेश्चन में, अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया उन सबसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इस पर कौन कौन बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वेलोसिटी कैसे है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैं पहले कुछ केस डिस्कस करता हूँ। केस 1, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and velocity are parallel to each other, सब पैरेलल हो। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज पार्टिकल है। वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पैरेलल ही बोले, एंटी पैरेलल भी। ये चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी मैंने ये दिया। तो तुम्हें पहले ही से पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 या 180 हो तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा, V और B के बीच का एंगल 0 या 180 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो देखो, तो इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सिर्फ कौन सा फोर्स लगने जा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा, चार्ज नेगेटिव है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं
चार्ज का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, चार्ज का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी मैंने इधर दिया, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज निगेटिव होता तो फोर्स इधर लग रहा होता, वेलोसिटी मैंने इधर दिया था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा होता, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ये तो सबसे इजी केस है। इसके बाद सेकंड केस कैसा होता है? सेकंड केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पैरेलल है, लेकिन चार्ज को मैंने उसके अलोंग नहीं फेंका, उससे कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। ये चार्ज पार्टिकल को ये प्रोजेक्ट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अभी भी पैरेलल में है, केस 2 है। व्हेन E and B are parallel to each other, but velocity is at some angle, ये वाला केस। इस केस के लिए, इस केस से एक स्पेशल टाइप का तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या पूछेगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सेकंड केस के लिए इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूं, एक्स से वाई की तरफ, जेड बाहर। अब मैं कैसे फेंक रहा हूं इसको? एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं। ये तो जेड एक्सिस, ये मत समझना दोनों पैरेलल है। ये जेड एक्सिस में ये वेलोसिटी है जो कि थीटा एंगल पर है, एक्स एक्सिस से। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, v cos थीटा और ये v sin थीटा। यहां से तुमसे पूछता क्या है, किसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां पर देखो, तो यहां पर मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हें कि वेलोसिटी का तीनों कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ही तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा डायग्राम 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल डायग्राम मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, फील करवा सकता हूं। इसलिए बहुत ध्यान से। तो वेलोसिटी का तीनों कंपोनेंट आएगा, आई कंपोनेंट भी आएगा, जे कंपोनेंट भी आएगा, के कंपोनेंट भी आएगा। कैसे देखूंगा? सबसे पहले मैं एक्स कंपोनेंट देखता हूं, मोशन देखता हूं पहले। ध्यान देना, ये वाला वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस वेलोसिटी को भूल जाओ, इस वेलोसिटी पर ध्यान दो, इस वेलोसिटी पर, और ये मैग्नेटिक फील्ड। इसको देखकर मैं बोलूंगा कि मोशन सर्कुलर है, मोशन सर्कुलर है। क्लियर हो गया ये बात? सेंटर किधर? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब सेंटर किधर है? अंदर की तरफ है।
तो मान लो ये जो सेंटर दिखा रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये सेंटर मैं यहां दिखा रहा हूं। तो जो सर्कुलर मोशन होने वाला है उसका सेंटर कहीं इधर है और वेलोसिटी ये किधर है, ऊपर। तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, इसको वापस टच करेगा, यहाँ पर ओरिजिन को वापस टच करेगा चार्ज, ये मोशन करेगा। तो इसको देखकर तो मैं यही बोलूंगा कि ये ओरिजिन है, मान लो यही ओरिजिन है, यही हो रहा होगा, सेंटर कहीं इधर है। अब तो क्या मैं बोलूंगा कि सर्कुलर पाथ किस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है। यही तो हो रहा है, यहां से स्टार्ट होकर के अंदर की तरफ, सेंटर अंदर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यही है एक्स वाई जेड, ये है सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन है। तो वाईजेड प्लेन में सर्कुलर मोशन है। अब इस वेलोसिटी पर आ जाओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, सपोज अभी मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस वेलोसिटी के कारण कोई फोर्स नहीं लगता, तो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता। तो देख लो मोशन कैसा होता, हेलिकल होता, ऐसे ऐसे, यहां से स्टार्ट होता, ऐसे करके हेलिकल मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से। यानी पिच कैसा मिलता, तुम्हें कांस्टेंट मिलता। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चलेगा, जिसको पिच हम लोग बोल देते हैं, ये पिच कांस्टेंट मिलता अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर है। तो देख लो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, तो पिच, इस पिच से ज्यादा ये पिच हो रहा होगा, पिच इंक्रीजिंग पिच वाला। ये हेलिकल मोशन तो है लेकिन इंक्रीजिंग पिच का है। तो यहां पर पिच का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर और वेलोसिटी भी इधर ही है। तो तुम ध्यान दो कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेशन मिलेगा वो यही मिलेगा। और ये जो सर्कुलर पाथ वाला मोशन था वो तो वाईजेड प्लेन में था, और वाईजेड प्लेन का कोई भी मोशन एक्स कंपोनेंट, वाईजेड प्लेन में जो मोशन है उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं होने वाला। तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होना है वो इस वेलोसिटी के कारण और इसके फील्ड के कारण जो फोर्स बन रहा है उसके कारण। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो किसी टाइम पर मैं एक्स वेलोसिटी लिख सकता हूं, एक्स कितना, ux कितना, v cos थीटा प्लस QE बाई m इंटू टी। देख लो x वेलोसिटी में t टाइम पर लिख दिया, x वेलोसिटी लिख दिया। अब मुझे yz वेलोसिटी लिखना है, तो मैं तीनों वेलोसिटी एक बार लिख लूंगा। तो अगर मैं y और z वेलोसिटी लिख लिया तो मैं जर्नल वेलोसिटी लिख दूंगा फिर मैं। तो अभी x वेलोसिटी मैं फाइंड कर लिया, अब मैं y और z वेलोसिटी फाइंड करके दिखाता हूं। अब y z वेलोसिटी विजुअलाइज करने के लिए मुझे डायग्राम को फिर से डेवलप करना पड़ेगा और yz प्लेन मोशन मुझे देखना पड़ेगा, yz प्लेन। अब ध्यान से देखो तो मैं इसे x मैं अंदर कहता हूं, इस फिर से मैं x y एक्सिस बना रहा हूं, x अंदर x से y की तरफ, अंदर से इधर लाऊंगा y की तरफ, x अंदर x से y की तरफ लाऊंगा तो थंब z की तरफ। तो ये z है,
अंदर की ओर, अंदर मेरा क्या है x है और ये मेरा क्या है y है। मैग्नेटिक फील्ड x की तरफ था, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब ध्यान से देखो, ओरिजिन पर ही मैंने चार्ज का, ये तो देखना नहीं है अपने को, x वाला मोशन नहीं देखना, y तरफ एक स्पीड है v sin थीटा। अपने को x वाले से कोई मतलब नहीं है, x वाला मैंने काम कर लिया, अब y जेड प्लेन वाला मैं काम कर रहा हूं जो कि सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, ये स्पीड कितना v sin थीटा। अब देखो तो इसका सेंटर किधर होने वाला है सर्कुलर मोशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी सेंटर इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, यानी सेंटर कहीं इधर होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ऐसे। सपोज किसी टाइम पर चार्ज यहां पहुंच गया, सर्कुलर पाथ में यहां पहुंच गया, जनरल टाइम पर ही तो अपने को फाइंड करना था वेलोसिटी। किसी टाइम पर वेलोसिटी ये है, तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, निगेटिव जेड और पॉजिटिव वाई, निगेटिव जेड वेलोसिटी मिलेगा और पॉजिटिव वाई वेलोसिटी मिलेगा। ये वेलोसिटी मैं फाइंड कर लूं तो मैं नेट वेलोसिटी लिख दूंगा। अब मैं कैसे, मान लो सेंटर यही है, सेंटर ये है, तो सेंटर के अबाउट देखो तो पहले यहां था और फिर यहां चला गया, तो सेंटर के अबाउट चार्ज कुछ एंगल सबटेंड किया टी टाइम में, वो मान लेता हूं मैं अल्फा। सेंटर के अबाउट चार्ज अल्फा एंगल रोटेट किया, अल्फा एंगल रोटेट किया, तो ये एंगल अल्फा, तो यहां और यहां में से कोई अल्फा होगा, वो तुम्हें पता करना है कि कौन सा अल्फा होगा। अभी मैंने जैसे एरिया घुमा के बताया था, वैसे ही मैं यहां पर भी अल्फा कौन एक्सप्लेन करता हूं। जब चार्ज पार्टिकल यहां था, चार्ज पार्टिकल यहां था, चार्ज पार्टिकल यहां था, तो वेलोसिटी देखो ये था परपेंडिकुलरली, रेडियस के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि मोशन सर्कुलर है। तो देखो तो ये रेडियस अल्फा एंगल से रोटेट किया, तो वेलोसिटी भी क्या हुआ होगा, अल्फा एंगल से रोटेट कर गया होगा। जो वेलोसिटी इधर था वो वेलोसिटी अल्फा एंगल से रोटेट कर गया होगा। तुम ज्योमेट्री से भी देख सकते हो, मैंने रोटेशन से दिखाया। रेडियस ये था तो वेलोसिटी ये था, रेडियस अल्फा एंगल रोटेट कर गया तो वेलोसिटी भी अल्फा एंगल रोटेट कर गया होगा। मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये बात क्लियर हो गया कि ये अल्फा है। अच्छा, सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाला पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता, तो वेलोसिटी हमेशा कितना रहेगा, ये वेलोसिटी v0 sin थीटा ही रहेगा। सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये v0 sin थीटा है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, v0 sin थीटा है। ये वाला कंपोनेंट vy है। अब देखो तो मैं vy लिख सकता हूं, vy इक्वल टू v0 sin थीटा cos अल्फा, और vz कितना, vz कितना, ये कॉस, ये वाला साइन, माइनस लिखूंगा ना, निगेटिव है, माइनस v0
साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन अल्फा से। लेकिन यहां पर अल्फा मैंने माना है, अल्फा का वैल्यू अपने को टाइम के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो तो ये अगर मैं अल्फा कैसे फाइंड करूंगा, टी टाइम में, 0 टाइम पर यहां था, यहां टी टाइम में पहुंचा है, टी टाइम में पहुंचा, तो तुम्हें पता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, या फिर ऐसे नहीं करेंगे, x इक्वल टू जैसे वी टी लिखते हैं वैसे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर कितना एंगल रोटेट किया है, अल्फा एंगल रोटेट किया है टी टाइम में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा तुम्हें पता है, ओमेगा को लिखेंगे v बाई आर, v यानी कितना, ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, और v कितना, v साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा बाई आर, आर तो आर तो तुम्हें पता है, आर कैसे लिखेंगे, एक बार मैं आर लिख देता हूं फिर मैं आगे लिखूंगा, आर इंटू टी। अब मैं इसको हटा देता हूं, अपने को एक्स वेलोसिटी से मतलब है। अल्फा इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा आर, आर का वैल्यू कितना, रेडियस, एम, स्पीड कितना था, वी नॉट साइन थीटा, सर्कुलर मोशन वाला स्पीड कितना था, वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, क्यू इंटू बी। तो क्या हो जाएगा ये इंटू टी, तो ये साइन थीटा वी नॉट क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये अल्फा, इस अल्फा की जगह यहां रख देंगे, ये वैल्यू टाइम के टर्म में देख लो आ गया वी बाई, इस अल्फा की जगह क्यू बी अपॉन टी रख देंगे, तो ये जेड वेलोसिटी भी टाइम के टर्म में आ गया। अब मैं डायरेक्ट वेलोसिटी लिख के दिखाता हूं तुम्हें, जनरल वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी कैसे बनेगा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, वी एक्स कितना, ये वी नॉट था, वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी आई कैप, एक्स वेलोसिटी प्लस वाई वेलोसिटी, ये वाई वेलोसिटी है, प्लस अल्फा की जगह वैल्यू रख देता हूं क्यू बी अपॉन एम इंटू टी जे कैप, ये सारा एंगल इसी में है, कॉस के साथ है, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, मैं प्लस लिखता हूं तो इसको माइनस के लिख दूंगा, वी नॉट साइन थीटा साइन क्यू बी टी अपॉन एम माइनस के कैप। ये देख लो मैंने वेलोसिटी लिख दिया। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में मेडिकल वाले को ये क्वेश्चन नहीं पूछते। अगले क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा जो तुम्हारे मेडिकल में भी आएंगे और इंजीनियरिंग में भी। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा।